सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम और हार्दिक अभिवादन। चिकित्सा संबंधी कुछ आम समस्याओं के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस की जो एक मैंने श्रृंखला चलाई है, उसके तहत आज मैं पीडल इडिमा यानी कि पैरों में होने वाली सूजन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ही आम समस्या है और जिससे बहुत लोगों को कभी न कभी ये इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। तो आइए आज के इस सत्र में हम लोग समझें कि पीडल इडिमा है क्या, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार कैसे किया जाए, यह कितनी गंभीर समस्या है और इसके अन्य जितने भी पहलू हैं उसके ऊपर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो पीडल इडिमा जैसा कि सही इसको अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पैरों में होने वाली सूजन को कहते हैं, लेकिन इडिमा शब्द से जो मेडिकल टर्म में हम लोगों का जो तात्पर्य होता है कि किसी द्रव का जमाव होने के चलते जो सूजन हो जाए, फ्लूइड के एक्युमुलेशन के चलते जो पैरों में सूजन हो, उसको हम लोग पीडल इडिमा कहते हैं। और इसके कारण अनेकों हो सकते हैं, जैसे कि कभी किसी कारणवश चोट लग जाए या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, किसी बैक्टीरिया या कोई और दूसरे कारणों से इन्फेक्शन हो जाए, उसके चलते सूजन हो सकती है। कभी कभी किसी दवाओं के प्रयोग से भी पैरों में सूजन हो सकती है और कुछ जो कॉमन फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कभी कभी उसके चलते भी होती है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं में खासकर लास्ट ट्राइमेस्टर में उनके अंतिम के जो 3 महीने होते हैं, जिस समय गर्भाशय का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्भ में पलने वाले शिशु के वज़न के चलते उनके रक्त को नीचे, शरीर के नीचे वाले हिस्से से ऊपर ले जाने वाले जो रक्त नलिकाएँ होती हैं, उसके ऊपर दबाव पड़ने के कारण ठीक से द्रव्य का संचार ऊपर हार्ट की तरफ, दिल की तरफ नहीं हो पाता है और उसके चलते पैरों में सूजन होने लगती है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो प्रेगनेंसी में कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ी देर के लिए इस तरह का पैरों में सूजन हो सकता है। और बुज़ुर्ग लोगों में काफ़ी कभी कभी ये पैरों में सूजन देखना पड़ता है। उसके भी अनेकानेक कारण हैं जो बाद में हम लोग और समझेंगे। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि अगर आप बहुत देर तक इनएक्टिव बैठे रहें या बहुत देर तक खड़े रहें और कोई एक्सरसाइज नहीं हुआ, आपके पोजीशन में चेंज अगर नहीं होती है, तब भी द्रव का जो है आपके पैरों में एक्युमुलेशन, जमाव होना शुरू हो जाता है और ये पीडल इडिमा की समस्या जो है उसमें उत्पन्न होती है। तो ये तो कुछ हुए जो कि जैसे कि आप बहुत लंबे समय तक यात्रा कर रहे हैं, बस या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और आपको पैरों को चलाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, या कुछ बहुत लंबी दूरी की फ़्लाइट है, आप जैसे कि लोग ट्रांस अटलांटिक फ़्लाइट लेते हैं, यहाँ से अमेरिका इंग्लैंड जाते हैं, बहुत लंबे समय तक उनको बैठना पड़ जाता है, तो उसमें भी ये पैरों में सूजन कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ये सब तो कुछ कॉमन समस्याएं हैं। और कभी कभी जो ये पैरों में सूजन जो है एक सीरियस बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। खासकर हम लोग जानते हैं कि हार्ट फेलियर में, जिसको हम लोग मेडिकल की भाषा में कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, तो उस कंजस्टिव हार्ट फेलियर में आपके दिल का जो चैम्बर आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को संचारित करता है, वो रक्त का, वो हार्ट की मसल्स जो है उसमें कमजोरी आ जाती है और वो उतनी मजबूती से वो खून को आपकी रक्त की जो महाधमनियाँ या रक्त के आर्टरीज जिसको बोलते हैं उसमें दौड़ा नहीं पाती है, जिसके चलते फ्लूइड का, ब्लड का एक्युमुलेशन, जमाव होना शुरू हो जाता है और उसके चलते भी पीडल इडिमा, ये पैरों में सूजन हो सकती है। सिरोसिस लीवर की गड़बड़ी जो क्रॉनिक कंडीशन है लीवर का, बहुत लोगों में आपने देखा होगा कुछ माल न्यूट्रिशन के चलते भी होता है, और ख़ासकर जो अल्कोहलिक लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करते हैं,
उनमें भी सिरोसिस की समस्या होने के बाद लीवर में जो प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाता, और लीवर में जिस तरह से लीवर का वेनस ड्रेनेज जिस तरह से होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और भी अनेक कारण हैं, लेकिन सिरोसिस लीवर में ये पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी ये पैरों का सूजन जो है बहुत गंभीर समस्या की तरफ भी इंगित करता है। और एक और बात जो कि खासकर किडनी की डिजीज़ में आपके गुर्दे अगर ठीक से काम कर रहे हैं किसी कारणवश, वो डायबिटीज़ के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के चलते हो, या फिर बच्चों में नेफ्राइटिस वगैरह हो जाता है, बहुत तरह के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद नेफ्राइटिस हो जाता है, उसके चलते भी उसमें किडनी की खराबी के चलते शरीर में सोडियम का और पानी का ज़्यादा रिटेंशन शुरू हो जाता है, उसके चलते इस तरह से पैरों में सूजन होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण हैं जो कि जिसके चलते, और आगे हम लोग विस्तार से देखेंगे कि और किस किस कारणवश हम लोग पैरों में सूजन हो सकता है, लेकिन ये मुख्यतः ये सब कारण हैं। और हम लोग समझेंगे कैसे कि हमारे पैरों में सूजन हो रही है और ये पीडल एडिमा के हम मरीज हो रहे हैं, समझेंगे कैसे। तो साधारण सी बात है कि जब भी सभी आदमी देख सकते हैं कि उनका पैरों में थोड़ा सा पैर पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा फूल गया हो, पैर थोड़ा भारी भारी लगने लगा, और पैरों में जो स्किन, पैर का जो चमड़ा है वो थोड़ा चमकदार हो गया, शाइनिंग स्किन हो गया, और टेंस तनाव पैरों में के चमड़े में एक तनाव आ गई है, वो दिखने लग जाती है। तो आप समझिए कि ये चिकनापन या तनाव ये जो है उसके आपके स्किन के नीचे जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन, पानी का जमाव हो गया है, यानी कि पीडल एडिमा की समस्या अब उत्पन्न हो रही है। इसको टेस्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और सभी लोग इससे वाकिफ़ भी हैं, और इसके लिए कोई डॉक्टरी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आप अपने उंगली से दबा कर देखते हैं तो देखिएगा कि थोड़ी देर तक दबा के रखने के बाद वहाँ एक गड्ढा दिखने लगता है, जिसको फिर भरने में कुछ मिनट लग जाते हैं। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर द्रव्य का एक्युमुलेशन हो रहा है, यानी कि पीडल एडिमा है। तो इसके पहचानने में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और सभी आदमी हम लोग स्वतः इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये पीडल एडिमा हमारे पैरों में हो रही है कि नहीं हो रही है। ये होता, जैसे पहले भी मैंने संकेत दिया था कि ये होता इसलिए है, पीडल एडिमा इसलिए होता है कि हमारे जो पैरों से जो रक्त की नलिकाएं द्रव्य को, यानी कि ब्लड के थ्रू अपने ऊपर जो हार्ट की तरफ जो भेजना चाहिए, वो नलिकाएं जिसको हम लोग वेंस बोलते हैं वो वेंस ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, यानी कि वेनस इनसफिशेंसी हो गया। जो लोग थोड़ा सा जानते होंगे रक्त नलिकाओं के बनावट के बारे में, तो दो तरह की रक्त नलिकाएं होती हैं। एक नलिकाएं जो होती है वो दिल से रक्त को डिफरेंट शरीर के अंगों तक ले जाती है, जिसके जरिए उन अंगों को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे वो अंग अपने काम भली भांति करते हैं। और ये काम करने के बाद रक्त के ऑक्सीजन और उसके न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होने के बाद जो वो ब्लड जो लौटता है, उसको लौटाने के लिए एक दूसरा सिस्टम है खून की नली का, जिसको हम लोग वेंस बोलते हैं। और वेंस के जरिए ये फिर हमारे ये हार्ट तक पहुंचती है, हार्ट के एक दूसरे चैम्बर में, और फिर इस ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है। वहाँ उसका शुद्धिकरण होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उस ब्लड में घुलती है, और फिर वो तैयार होता है आगे दूसरे अंगों को देने के लिए। तो ये हम लोग की नॉर्मल जो रक्त संचार की प्रणाली है। पीडल एडिमा के मरीजों में क्या होता है ना, कभी कभी वो वेनस इनसफिशेंसी हो जाता है। वेंस को जितनी अच्छी तरह काम करना चाहिए नीचे के ब्लड को ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ पंप करने में, वो नहीं कर पाता है। वेंस में हम लोग जानते हैं कि वाल्व होता है जो कि ब्लड के कॉलम को, जैसे हम लोग ऐसे खड़ा ब्लड का कॉलम है तो नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे मसल के एक्शन से ऊपर की तरफ ब्लड के कॉलम को ऊपर ठेलते रहते हैं, तो बीच बीच में एक वाल्व रहता है जो कि उसको फिर नीचे, जो मसल के एक्शन से थोड़ा ब्लड ऊपर पहुंचा, उसको फिर वो वाल्व नीचे नहीं गिरने देता है। तो इसके चलते वो हम लोग का पैरों में जो है वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उतना फ्लूइड का एक्युमुलेशन नहीं हो पाता है और हमारे पैरों में सूजन नहीं हो पाता है। किसी कारणवश
बहुत सारे बीमारी हैं उस तरह के, जिसके चलते ये वेंस के वाल्व जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे वेंस जो है का वाल्व के ठीक नहीं काम करने के चलते ब्लड कॉलम जो ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ जो धीरे धीरे जाना चाहिए मस्कुलर एक्शन के चलते, वो नहीं जाके वो नीचे की तरफ ही गिरते हैं और बहुत लंबे समय तक उनका स्टैसिस या जमाव जो है नीचे वाले हिस्से में पैर में, यानी कि टखनों में या उसके नीचे जो फुट है हमारा, वहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाता है और वहाँ से ब्लड के खून की नलियाँ जो है स्ट्रेच, सबसे पतली जो नली होती है कैपिलरी, उससे स्ट्रेच होकर फ्लूइड निकलता है और चमड़े के नीचे जमा होने लग जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो वैस्कुलर वेनस इंसफिशियंसी। एक और दूसरा चैनल हम लोग के शरीर में होता है, अल्टरनेटिव चैनल है, जिसके जरिए द्रव्य को ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ पहुँचाया जाता है विभिन्न टिश्यूज से। काम होने के बाद उनका ऑक्सीजनेशन या न्यूट्रिशन उनका यूज़ हो गया, उसके बाद से टिश्यू को उस द्रव्य को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए एक और चैनल है जिसको हम लोग को लिम्फेटिक चैनल बोलते हैं, जिनमें लिम्फ वेसल्स होता है और लिम्फ नोड्स होते हैं, गांठ होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आपको इन्फेक्शन अगर हो गया हाथ में या पैरों में, तो आपकी गांठें यहाँ आपके कांख में या फिर यहाँ पर नीचे ग्रोइन में आपके लिम्फ नोड्स फूल जाती है, गुठली जैसा हो जाती है, ये लिम्फ नोड्स है। तो ये लिम्फेटिक चैनल भी हम लोगों का रक्त संचार की प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उभारती है। और कुछ जो पीडल इडिमा के केसेस जो हैं वो लिम्फेटिक चैनल के ब्लॉकेज के चलते या लिम्फेटिक चैनल के ठीक से काम नहीं करने के चलते भी होते हैं। तो दोनों ही कंपोनेंट काम करता है, वेनस का भी ऑब्स्ट्रक्शन, वेंस का भी ऑब्स्ट्रक्शन और लिम्फ वाले ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों मिलके पीडल इडिमा। कभी कभी दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी में सिर्फ वेनस के इंसफिशियंसी के चलते होते हैं और कोई कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि लिम्फेटिक ज़्यादा ही अफेक्टेड होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया कि दोनों मिलके ही, हालांकि वेनस फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और लिम्फेटिक का ड्रेनेज खासकर जो अफेक्टेड होते हैं, खासकर कैंसर के मरीजों में और जिनमें कैंसर के चलते सर्जरी किया गया है, उनका लिम्फ नोड्स वगैरह निकाल दिया गया है, तो उनमें ये समस्या होती है क्योंकि वो चैनल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते रक्त नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाता है। और फिर रेडिएशन, आजकल कैंसर के इलाज में हम लोग सर्जरी के साथ साथ रेडियोथेरेपी देते हैं और रेडिएशन के चलते ये लिम्फेटिक चैनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते ब्लड जो है नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। और एक बहुत कॉमन बीमारी आप सभी जानते होंगे, फाइलेरियासिस में भी जिसमें देखे होंगे आप बहुत सारे मरीज जो पुराने जो ठीक से इलाज नहीं करा पाए, उनका एक पैर जो है वो बहुत मोटा हो जाता है, फूल जाता है। इसीलिए कॉमन टर्म में कभी कभी इसको फिल पाँव या अंग्रेजी में उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटिएसिस, मतलब हाथी के पैर के जैसा फूल जाना, ये फाइलेरिया का लक्षण है। फाइलेरिया में मुख्यतया और फाइलेरिया में जो उसके वर्म्स होते हैं, छोटे से पतले वर्म्स से होते हैं, वो लिम्फेटिक नली और लिम्फ नोड्स में ही जाके वो जाम कर देते हैं उस नली को, जिसके चलते नीचे से द्रव्य जो ऊपर हार्ट की तरफ नहीं पहुंच पाता है और पैर जो है धीरे धीरे साल 2 साल 4 साल होते होते पैर मोटा होना शुरू हो जाता है। कभी कभी पैरों में रहता है, कभी कभी ये ऊपर जाके अपने अंडकोश और जो आपके जो स्क्रोटम है, कभी कभी पेनिस, सब बहुत ज़्यादा फूलने लग जाता है। ये लॉन्ग स्टैंडिंग जो नेग्लेक्टेड केस हैं फाइलेरियासिस के, इसमें इस तरह का देखने को मिलता है। तो यही मुख्यतया वेनस और लिम्फेटिक चैनल के डिस्ट्रॉय होने से इस तरह का सिम्टम आता है। पीडल इडिमा से लोगों को समस्या क्या होती है? समस्या जैसा मैंने बताया कि शुरुआती की अवस्था में बहुत ज़्यादा कोई बहुत दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा पैर में भारीपन लगना और पैरों में डिस्कम्फर्ट, चलने में थोड़ी सी दिक्कत होना, हो सकता है कि आपके पैर भारी होने के चलते चलने में दिक्कत हो और आप उतना फ्रीली ना चल पाएँ और गिरने का खतरा उसके चलते हो जाए। और कभी कभी चूँकि आपका टिश्यू वहाँ पर उसके नीचे, चमड़े के नीचे बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एकोमुलेशन हो गया, तो वहाँ सेंसेशन जो है आपके त्वचा से जो जितना सेंसेशन ठंडा गर्म या कोई टच हो या कुछ चुभ रहा हो, तो उसका सेंसेशन जितनी तेज़ी से शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं होता, सेंसेशन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। और जिसके चलते क्या होता है कि थोड़ा सा अगर चुभ भी गया तो आपको पता नहीं चला, आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और ये कालांतर में जाके वहाँ पर छोटे छोटे अल्सर भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं उससे हो सकती है। और
डॉक्टर से अच्छा, हाँ, अब एक और फैक्टर इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पीटल इडीमा की समस्या जो है वो एक पैर में भी हो सकती है और दोनों पैर में भी हो सकती है। और कभी कभी पीटल इडीमा एक सिस्टेमिक बीमारी के साथ साथ होता है। तो हम लोग को थोड़ा सा इसमें समझ लेने की बात है कि एक पैर में अगर हो तो हम लोग क्या क्या चीज़ सोच सकते हैं, और दोनों पैर में अगर हो तो क्या क्या चीज़ हम लोग सोच सकते हैं। तो एक पैर में जो हम लोग का जो सूजन होता है, पीडल एडिमा होता है, और वो अगर माने बहुत कम अंतराल में डेवलप अगर हो गया हो तो ज़्यादातर चांस रहता है कि ये किसी दवाई के प्रयोग से है। और बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, खासकर जो वयस्क लोग हैं और जो कि ब्लड प्रेशर रोग से ग्रसित हैं और ब्लड प्रेशर की दवाएं खाते हैं, उसमें एक ग्रुप का बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन एक जो कॉमनली यूज ग्रुप है वो आप लोग एम्ब्रोडिपिन ग्रुप की दवाएं जो हैं उसके प्रयोग से कभी कभी इस तरह का पैरों में सूजन होता है। लेकिन इसमें ये दोनों तरफ होता है, एक पैर में नहीं होता है, ये दोनों तरफ होता है, और ये दवा के प्रयोग के बाद से ही शुरू होता है। कभी कभी दोनों पैर में अगर आपके वेंस में किसी कारणवश खून का थक्का जम गया हो, तो दोनों पैर में अगर एक साथ जम गया हो, तो आगे पीछे भी जमा हो, तो दोनों पैर में भी इस तरह का सूजन हो सकता है, और जिसके चलते वो वेनस का चैनल ब्लॉक हो जाता है, आप ब्लड ऊपर नहीं पहुंच पाता और सूजन शुरू हो जाता है। और अगर एक तरफ ये खून का थक्का जमा हो तो एक ही पैर में सूजन होगा। और कभी कभी इन्फेक्शन, अगर एक पैर का इन्फेक्शन किसी कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया, कटने के बाद कोई इंजरी हुआ, उसमें अगर बड़ा घाव बन गया तो उसके चलते सूजन होगा, तो वो एक तरफ का होता है। कभी कभी आपके घुटने के पीछे जो आपका एक गड्ढा है जिसको पोप्लिटियल फोसा हम लोग बोलते हैं, वहाँ एक सिस्ट कभी कभी चलने के क्रम में बन जाता है कुछ लोगों में, और वो सिस्ट रप्चर अगर कर गया तो उसके चलते भी कभी कभी सूजन होने लगती है। और उसी तरह कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर मस्कुलर एग्जर्शन वगैरह हो गया, तो मसल और टेंडन का अगर रप्चर अगर किसी कारण से हो गया, तो उसमें भी इस तरह का एक तरफ का एडिमा होने का चांस रहता है। और अगर मैकेनिज़्म की तरफ हम लोग देखें कि एडिमा आखिर होता क्या है, लॉन्ग टर्म में इसका देखा जाए कि किस कारण बस ऐसा होता है, तो जैसा मैंने बताया कि कारण दो तरह के चैनल के ब्लॉकेज से होता है। लेकिन ये ब्लड खून की सबसे पतली नली जो होती है कैपिलरी के लेवल पर, वहाँ से फ्लूइड जो है कैपिलरी के वाल से ऊज कर जाता है। तो हमारे शरीर में जो खून है उसमें हमारे खून में प्रोटीन की भी मात्रा होती है, और विभिन्न प्रकार के सेल्स भी हैं। आप लोग जानते होंगे, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, और भी सारे सेल्स हैं जो कि उसमें रहते हैं। और और जो कुछ फ्लूइड कंटेंट उनका ब्लड के साथ जो प्लाज्मा का और फ्लूइड का जो प्रेशर रहता है, तो एक दो तरह का प्रेशर होता है। एक प्रोटीन की अगर कमी हो गई, प्रोटीन शरीर में खून की नली के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो अपने अंदर फ्लूइड को होल्ड कर रखने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। और फ्लूइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो तो फ्लूइड की मात्रा से ब्लड कॉलम के ऊपर एक दबाव पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इन दोनों का ही बैलेंस जो है वो डिसाइड करता है कि एडिमा होगा या नहीं होगा। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर अगर किसी कारण बस कम हो गया, अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, तो फ्लूइड को खून की नली में होल्ड करके रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और फ्लूइड जो है वो कैपिलरी खून की पतली नली जो है उसके दीवार से निकल कर आपके चमड़े के नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बढ़ जाना, यानी कि किसी कारणवश फ्लूइड बहुत ज़्यादा आपके शरीर में अगर हो गया हो, जैसे कि अनीमिया में होता है, अनीमिया में खून की कमी है और पानी की प्लाज्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें इस तरह का खून की कमी के चलते आपको होने की संभावना रहती है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन आपको हो गया, बहुत लंबे समय से आप ठीक ठाक खाना नहीं खा पा रहे हैं, और आपका लीवर जो है प्रोटीन की मात्रा उतनी सिंथेसिस नहीं बना के आपके ब्लड में नहीं भेज पा रहा है, तो आपके वो ऑन्कोटिक प्रेशर कम, खून को द्रव्य को होल्ड करके रखने की जो क्षमता है जो प्रोटीन के चलते होती है वो आपका नहीं हो पाएगा। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया तो फिर वो उस तरह का समस्या आपको हो सकता है। तो ये ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का बैलेंस जो है यही डिसाइड करता है कि एडिमा होगा कि नहीं होगा।
और दोनों तरफ का जो दोनों पैरों में अगर एक साथ एडिमा है तो हम लोग यही, कभी कभी बहुत ही ओबीज आदमी है, बहुत ज़्यादा मोटापा उनको हो गया है, तो उसमें उन लोगों में भी वही समस्या होती है कि वो नीचे से उनका ब्लड जो है, ब्लड कॉलम ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है और उनको बराबर पैरों में सूजन की समस्या होती है। बहुत सारे कारण होते हैं कि लंग फेफड़ा में जो खून की नली है उसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप अगर बहुत बढ़ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये बहुत सारे कंडीशन में उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, खाली ये हम लोग जान लें कि उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। और पेट की अगर समस्या बहुत लंबे समय तक है, आपको क्रॉनिक डायरिया है, क्रॉनिक डिसेंट्री है, और भी बहुत सारा डिजीज़ है जिसमें कि पाचन ठीक से नहीं, जो आप खाते हैं वो आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसमें फिर वही प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी होगी, फिर वही ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा आपका और एडिमा होने का चांसेस रहता है। लीवर की बीमारी तो मैंने बताया है कि लीवर की बीमारी, खासकर सिरोसिस लीवर में प्रोटीन सिंथेसिस करने की क्षमता घट जाती है, तो उसमें ऐसा हो जाता है। कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से एक अलग बीमारी होता है, बेरीबेरी की बीमारी बोलते हैं, बेरीबेरी। उसमें शरीर में पानी की ही मात्रा बहुत ज़्यादा, द्रव्य की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और पीडल एडिमा, पैरों में सूजन होने की समस्या होती है। कैंसर अगर किसी पार्ट में हो गया तो वहाँ का लिम्फेटिक चैनल बंद हो गया, उसके चलते भी समस्या हो सकती है। कैंसर सर्जरी के चलते भी हो सकती है, रेडिएशन के चलते भी हो सकती है। कभी कभी टॉक्सिन, किसी तरह का टॉक्सिन्स जो है, आपने देखा होगा कभी कभी सरसों तेल वगैरह की मिलावट में, खासकर एक पौधा आता है जिसको अर्जिमोन मैक्सिकाना जो बोलते हैं, पॉपी टाइप का रहता है, उसका सीड सरसों के जैसा मिला रहता है। अगर सरसों के तेल में उसकी मिलावट हो जाती है तो उसका इफेक्ट है कि वो वैस्कुलर वाल के पर में उसको रक्त द्रव्य के स्राव को बढ़ा देता है और उससे इस तरह का कभी कभी मस्टर्ड ऑयल के पॉइजनिंग से, मस्टर्ड ऑयल के अडल्ट्रेशन से इस तरह की समस्या, जिसको हम लोग एपिडेमिक ड्रॉप्सी बोलते हैं, तो इस तरह का समस्या हो सकता है। थायराइड के डिसऑर्डर में, थायराइड बहुत मरीजों में थायराइड हार्मोन के शरीर में कमी हो जाने, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, मतलब शरीर में थायराइड हार्मोन को जितनी मात्रा में थायराइड हार्मोन सीक्रेट करना चाहिए उतना नहीं होता है, उसके चलते भी इस तरह का समस्या होता है, तो उसमें भी मिलती है। और एक और कंडीशन जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्सीडीमा हो जाना, तो ये सब कंडीशन में भी पैरों में सूजन हो जाती है। हालांकि थायराइड और उसमें मिक्सीडीमा वाले में जो पैरों में सूजन होती है उसमें एक, जैसा मैंने बताया कि टेस्ट करते समय एडिमा को, पीडल एडिमा को कैसे हम लोग साबित करते हैं, तो आप उंगली से दबाव डालते हैं तो वहाँ एक गड्ढा बन जाता है। लेकिन इन सब कंडीशन में मिक्सीडीमा, हाइपोथायराइडिज्म वाले जो मरीज होते हैं उनमें जो पैरों में सूजन होती है उसमें बहुत देर तक वो गड्ढा नहीं बनता है, अगर बनता भी हो तो बहुत तुरंत वो ख़त्म हो जाता है, वो नॉन पीटिंग टाइप का एडिमा होता है। और एक तरफ का जो एक पैर में जो होता है वो आपको बताया ही, लिम्फेडिमा, जैसे फैलेरियसिस वगैरह में हो सकता है। और कभी कभी एक कुछ बच्चों में जन्मजात वेन्स की बीमारी होती है, तो उसमें बहुत रेयर कंडीशन, उसमें हम लोग को नहीं जाना है। और किसी चीज़ से इरिटेशन अगर हो जाए, एलर्जी हो जाए, अगर लोकल इरिटेंट कोई किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, वहाँ पर टच हो गया, कभी कभी इंसेक्ट डर्मेटाइटिस के चलते हैं, कीड़ों के ऊपर जो रस द्रव्य निकलता है वो आपके पैरों में कहीं सट गया, उसके चलते जो इरिटेशन हो गया, तो वहाँ खून की नली को इरिटेशन हो जाता है, उससे द्रव्य का स्राव ज़्यादा होने लगता है, तो वहाँ भी इस तरह का पीडल एडिमा, पैरों में सूजन हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि दोनों पैर में होने का और एक पैर में होने का एक कारण है। और अगर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया कि ये बहुत अधिकांश समय ये पीडल एडिमा अगर एक पैर में है तो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस कारण के चलते ही होता है और ये कुछ दिनों में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये एडिमा अगर ज़्यादा समय तक परसिस्ट करे तो आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। आपके चिकित्सक जो है बहुत सारे
इसमें कुछ जो है आपके कंडीशन को देखते हुए उससे संबंधित कुछ जांच कराएंगे और वो डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे कि आपका यह पीडल एडिमा किन कारणों से हुआ है। ये जैसा कि आप सुना ही अभी तक कि ये साधारण से साधारण कारण भी हो सकता है, जैसे कि आप बहुत देर तक बैठे रह गए, बहुत लंबे फ्लाइट में पैर हिलाने का मौका नहीं मिला, तो इतना समझिए कि ट्रिवियल कंडीशन भी हो सकता है। और कभी कभी बहुत सीरियस कंडीशन भी, जैसे कि हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सब की समस्या भी आपको हो सकती है। तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा, तो वो इस तरह की जांच कराते हैं। इसमें जांच जो है ब्लड का भी टेस्ट होता है, यूरिन की टेस्ट होती है, और कभी कभी अल्ट्रासाउंड का भी जांच करके देखना पड़ता है कि कहाँ रुकावट है, खून की नली में किस तरह का रुकावट है, ये भी देखना पड़ता है। अगर जो अपने लेवल से जो आप कुछ उपाय हैं जिनको करके आप ये छोटे मोटे पीडल एडिमा कभी कभी अगर ऐसे ही हो गया तो इससे आप मुक्ति पा सकते हैं, तो उसमें आपको कोशिश यही करनी है कि अपने बहुत देर तक सीडेंट्री एक जगह पर आप न बैठे, एक पोस्चर में नहीं रहें, अपने को गतिमान रखें, चलते फिरते रहें थोड़ा, खासकर पैरों में अपने एंकल्स को एक्सरसाइज करते रहें। अगर बहुत लंबा समय तक अगर ट्रैवल करना पड़ ही गया, बस, ट्रेन या फ्लाइट में अगर जा रहे हों, तो अपने पैर को इस तरह से फुट का एक्सरसाइज जो है ऊपर नीचे का करिए। इससे क्या होगा, आपके पैर के मसल्स सिकुड़ेंगे और वो उनके सिकुड़ने के साथ आपकी खून की नलिकाएं जो है उस पर दबाव पड़ेगा और आपके ब्लड को हार्ट की तरफ ऊपर धकेलने में वो मदद करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पैरों में सूजन नहीं होगी। कभी कभी थोड़ी देर के लिए अगर पीडल एडिमा आपके डेवलप कर गया है तो थोड़ी देर के लिए अगर आप लेट जाते हैं और पैरों को थोड़ा ऊंचा, एक आध तकिया पर ऊंचा करके रख के एक आध घंटे अगर लेट लेते हैं तो उससे भी आपका समस्या जो है, अगर बहुत नॉन सीरियस समस्या है तो उससे भी उसका समस्या का हल हो जाता है। बहुत लोगों को आदतन बहुत डाइट में एक्सेस सॉल्ट लेने की आदत होती है, और ख़ासकर जिनको किडनी की समस्या है और अन्य हार्ट की समस्या है या कोई उस तरह की दवा खा रहे हैं, तो उनमें सॉल्ट के चलते क्या होता है ना, पानी की मात्रा और शरीर में रिटेन हो जाती है और उसमें भी इस तरह का एडिमा होने का चांस रहता है। तो अपना डाइट ज़रूर हेल्दी रखें। हेल्दी डाइट के लिए खाने में जो है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाड्स, ये सब ज़रूर होना चाहिए, इसकी मात्रा ज़रूर होना चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पीडल एडिमा से बचे रहने के लिए। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपनी जीवन शैली को एकदम स्वस्थ रखें, संतुलित आहार लें, 6 घंटे की नींद अच्छी हो आपको, और जहाँ भी इस तरह का अगर समस्या हो कि लंबे समय तक जर्नी करना हो तो वही फुट का एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। और पीडल एडिमा अगर छोटे अंतराल से अगर हुई है और बहुत छोटे पैमाने पर अगर है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ, इसमें थोड़ी सी जानकारी है, मैं और आपको यह देना चाहता हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि ये सीरियस है या नॉन सीरियस है। तो अगर आपके पैरों में जो एकाएक सूजन हो रहा हो, सूजन दर्द के साथ हो, या आपके पैरों में जो सूजन है उसके ऊपर आप लाली देख रहे हैं या कुछ अगर फफोला टाइप का होना शुरू हो गया हो, तब आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। हाँ, अगर आपके पैरों की सूजन के साथ आपको चलने में, सांस में भी दिक्कत अगर हो रही है, सांस फूल रहा है, या आप बैठे रहते हैं तो थोड़ा ठीक रहते हैं लेकिन लेटते हैं तो आपको सांस ज़्यादा फूलने लग जाता है, और पैरों के सूजन के साथ अगर आपके आँखों के इर्द गिर्द या आपके चेहरे में भी अगर सूजन हो रहा हो, तो आपको सचेत जरूर होना चाहिए कि शायद हमको हार्ट की समस्या हो रही है और हमको अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। किडनी के खासकर आँखों में, आँख के नीचे और फेशियल अगर स्वेलिंग, चेहरे का सूजन है तो किडनी की समस्या भी होने की चांस ज़्यादा है। तो आपके अपने चिकित्सक से मिल लीजिए, वो चिकित्सक जो है समुचित उसका जो टेस्ट करा के आपके डायग्नोसिस को पिन पॉइंट करेंगे और आपको दवाइयों पर रखेंगे। कॉमन जो आपको लोकल इरिटेशन, एलर्जी, ये सब के चलते अगर पीडल एडिमा हो रहा है तो उसमें बहुत लंबे समय तक एंटी एलर्जिक कुछ दिनों के लिए खाएंगे, कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं वो उस लगाएंगे, तो उससे आपको धीरे धीरे वो तुरंत छुटकारा मिल जाता है। ये सब सीरियस कंडीशन वाले जितने हमारे जो हार्ट फेलियर, लंग्स और किडनी वाले जो समस्या के चलते अगर एडिमा है
तो उसमें आपके डॉक्टर आपको लंबे समय तक डायग्नोसिस करने के बाद ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसमें एक तरह की दवा जो है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं डायूरेटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, जो कि शरीर से एक्स्ट्रा पानी आपके शरीर से आपके पेशाब के जरिए निकालेंगे, और उसके चलते आपके शरीर के में जो ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है वो आपके सिस्टम से निकलेगा, और आपके कंडीशन में भी सुधार होगी, और आपके पैरों की सूजन भी उससे चली जाएगी। तो ये सब कुछ कॉमन जो नॉलेज था आपके साथ मैंने शेयर किया। मुझे लगता है ये सब आपके जानकारी के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उस बीमारी के अगेंस्ट में जानकारी ही सबसे सर्वोत्तम उपाय है। धन्यवाद। फिर किसी और दिन किसी और कॉमन बीमारी के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। धन्यवाद।